हेलो बच्चों, पेपर में ज्यादा समय नहीं बचा और पेपर में जो मैथ के सवाल आएंगे वो यही आएंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है 25 नंबर का। जिस बच्चे ने ये मैथ का पूरा किया तो 100% उसका सिलेक्शन होगा करेंगे और यहाँ पे पूरे आपको 20 सवाल करने को मिलते हैं जो कि आपके पर्सन संख्या 41 से 60 तक होते हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का है। और देख लो आज हम कौन कौन से सवाल करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा क्योंकि पेपर में बच्चों आपको यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 60 तक आपको पेपर में करने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है उनका योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों देख लो अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या बच्चों हमारी 2 से शुरू होती है। तो पहली हमारी अभाज्य संख्या 2, फिर हमारी 3, उसके बाद हमारी अगली अभाज्य संख्या 5 और फिर 7 और फिर हमारी 11 और उसके बाद हमारी अभाज्य संख्या 13 और फिर हमारी जो 17 से बड़ी नहीं है। 13 के बाद हमारी 15, 16, 17 आती है, लेकिन 17 से बड़ी नहीं है ये कहा है उन्होंने। तो 17 से बड़ी नहीं है तो इसका मतलब 17 को यहाँ पे लेंगे, 17 से बड़ी नहीं लेनी है। ठीक है, अब इन सबको हम प्लस कर लेंगे बच्चों, हमारा 58 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। देखो प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए बच्चों। अभाज्य संख्या कहते हैं और कुछ बच्चे तो मुझे पता है कि अभाज्य और भाज्य जानते भी नहीं होंगे। तो बच्चों अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो किसी से नहीं कटती, जिसका गुणनखंड 1 और अपने आप में संख्या खुद होगी, वही हमारी अभाज्य होगी। जैसे यहाँ पे हमारी 2 लिखा हुआ है तो 2 के अगर हम गुणनखंड करें तो 2 गुणा 1 हो सकता है। तो देखो एक तो संख्या अपने आप में खुद 2 ही है और दूसरा आपका 1 है, तो ये आपकी एक अभाज्य संख्या है। ऐसे ही आपका 3, 7 ये सारी संख्या यही है। और भाज्य संख्या क्या होती है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 में लिखूँ तो ये एक भाज्य संख्या है। तो अगर 4 की बात करें तो 4 के अंदर आप देखो तो 4 आपका 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और साथ ही साथ 4 से भी कट जाएगा। तो इसके अंदर देखो एक गुणनखंड ये और अपने आप संख्या, लेकिन इसके अलावा भी ये 4 से कट रहा है, इसके अलावा भी ये 2 से कट रहा है, तो इसलिए ये अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्या हो गई। समझ में आ गया बच्चों? अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल अपने आप से 2 से ही कटे या फिर 1 से कटे, तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ये 3 है तो 3 से ही कटेगा और 1 से ही, तो इस तरह की हमें संख्या देखनी थी। दूसरा इस प्रश्न में खास बात ये थी कि वो 17 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो उसने कहा 17 से बड़ी नहीं है, तो यानी कि 17 को हम लेंगे, 17 को यहाँ पे लेना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं 17 को छोड़ देंगे, भाई 17 से बड़ी नहीं कह रहा, तो यार उसने कहा 17 से बड़ी नहीं है लेकिन 17 तो लेंगे ना। अगर वो कहता कि 17 से छोटी अभाज्य संख्या का योगफल क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में हमें 17 को नहीं लेना था, लेकिन उसने कहा 17 से बड़ी नहीं है तो हम इसमें अभाज्य 17 को भी लेंगे ऐड करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 4,28,73,015 में 7 का स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो पहले बात करते हैं बच्चों स्थानीय मान की। तो अगर स्थानीय मान की बात करें तो ये देखिए आपका कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 7 का जो स्थानीय मान होगा वो 7 गुना 10,000 हो जाएगा। हम ऐसे ही तो निकालते हैं स्थानीय मान, वह जिस भी स्थान पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 या 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो इसका जो स्थानीय मान होगा 7 का वो 70,000 हो जाएगा। उसके बाद हमसे कहा है कि इसका जातीय मान निकालो। किसी भी संख्या का जातीय मान उसके स्थान पर कोई निर्भर नहीं करता है। जातीय यानी कि उसकी जो वैल्यू होती है, फेस वैल्यू दिखने में कैसा है वो सेम ही रहती है। तो 7 का स्थानीय मान तो हमारा 70,000 हो गया और 7 के अगर जातीय मान की बात करें तो जातीय मान पे स्थान का कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 है तो 7 का जातीय मान 7 ही रहेगा, तो हम इसमें से जातीय मान 7 रखेंगे। इसने कहा कि इसका अंतर ज्ञात करो, चलिए माइनस कर देते हैं। 10 में से 7 गया, हमारे पास 3 बचा, बाकी जितने यहाँ पे 0 है इन सब में हमारा 9, 9, 9 और 6 हो जाएगा, तो 9, 9, 9, 6। सो ये हमारा हो जाएगा 69,993। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 43, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। प्रश्न में कहा गया है किसी धन का 3/2 भाग उसके 2/3 भाग से 500 रुपये अधिक है तो वो धन क्या होगा। तो आप ऐसा करिए, इसको मान लीजिए, माना कि वो जो धन है हमारा वह धन x है। अब प्रश्न के अनुसार धन का 3/2 भाग उसके 2/3 भाग से 500 अधिक है, तो धन का 3/2 भाग कितना हुआ? टोटल धन हमारा x है तो उसका धन का 3/2 भाग हो जाएगा 3x/2। और ये इस वाले भाग से कितना ज़्यादा? 500 अधिक, तो इस भाग को अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 500 के बराबर होगा। तो 3x/2 माइनस 2x/3 बराबर कितना आपका 500 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे, इसका लासा ले लेंगे। और जिन बच्चों को लासा नहीं आता तो बच्चों के लिए मैं बताता हूँ तिरछी गुणा कर लेंगे। ऐसे 3 की 3 से 3 तिया 9x, 2 की 2 से 2 दूनी 4x। ठीक है, इधर इसकी गुणा तो इधर इसकी और नीचे आपस में 3 दूनी 6 बराबर में कितना हमारा 500 हो गया। अब इसको हल करेंगे हम बच्चों, तो हल करने पर यहाँ से इसको हल करेंगे, 9x में से 4x माइनस हुआ, कितना बचा हमारे बच्चों? 5x बटे में 6 और बराबर में 500। इसको हल करेंगे तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों? तिरछी गुणा। देखो जो x के साथ में यहाँ बटे में होता है वो इधर आके गुणा में चला जाता है, तो x बराबर आपका 500 गुणा में 6, और जो इधर ऊपर यहाँ पे अंश में होता है वो इधर आकर हर में नीचे चला जाता है डिनोमिनेटर में 5 से। 5 से 500 काट दो, 5 से 5 का 5 100 बार, तो 100 6 600, तो वो धन कितना है हमारा बच्चों? 600 रुपये है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लो, आने वाले सारे पार्ट आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए इसको कैसे करना है। एक हवाई जहाज 400 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ रहा है तो वह 40 सेकंड में कितनी दूर जाएगा, हमें ये बताना है। तो देखो किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, जहाँ भी कुछ आपको ऐसा मिल जाए तो उसको हम चाल कहते हैं। तो उसकी चाल हमें दे रखी है, मतलब कि स्पीड हमें दे रखी है 400 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 40 सेकंड में कितनी दूर जाएगा हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों में समय भी दे रखा है, टाइम हमें दिया हुआ है 40 सेकंड, और हमसे पूछ रहा है कितनी दूर जाएगा, मतलब हमसे दूरी पूछी है। तो बच्चों आपको पता है दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। लेकिन क्या करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे ही गुणा कर देंगे जिससे उनका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय आपका घंटे में होना चाहिए, और अगर चाल हमारी समय अगर सेकंड में है तो चाल भी हमारी मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है
अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए हमेशा याद रखना कि अगर हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में इसको मीटर प्रति सेकंड बदलना हो तो इसमें हम बच्चों 5/18 से गुणा करते हैं। जितना कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर देंगे। 2 से 2 दूनी 4, 0 0, 2 दूनी 18, तो कितना हो गया 200 गुणा 5, तो इसकी चाल हो गई बच्चों 1000/9 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो चाल भी हमारी मीटर प्रति सेकंड में हो गई है और समय भी हमारा सेकंड में, तो अब हम आसानी से दूरी निकाल सकते हैं। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है बच्चों हमारी 1000/9 और गुणा में समय जो है वो हमारा 40 सेकंड है, तो 40 से गुणा करेंगे तो कुल मिलाकर हमारा ये 40,000/1000 की 40 सेकंड 40,000/9 मीटर, ये हमारा दूरी आ गई। लेकिन जब हमने ऑप्शन देखे तो सारे के सारे ऑप्शन किलोमीटर और किलोमीटर मीटर में थे, तो और ये तो हमारा मीटर में आया। तो अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसको मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करता हूं, 1 किलोमीटर मीटर को 1000 से भाग करने पर वो मेरा किलोमीटर में बदल जाता है। तो ये जो मेरा मीटर आया इसको मैं 1000 से भाग करूंगा और ये किलोमीटर में बदल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर, चलिए यहाँ कर लेते हैं ऊपर, तो ये आपका 40,000/9, उसको भाग कर देते हैं 1000 से, तो इसको काट देंगे 3 0 3 0 कैंसिल, तो ये हमारा बच्चों 40/9 किलोमीटर हो गया। अब हम इसको किलोमीटर और मीटर में बदलेंगे, इसलिए मैंने बताया था कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको इस ऑप्शन की तरह बदलेंगे। कैसे बदलना है, 40 को हम, ये जो हमारा 40/9 आया, 40 को हम 9 से भाग कर देंगे। 9 चौक 36, 10 में से 6 गया आपका 4 बचा, दशमलव हमने लगाया, इधर हमने 0 किया, 9 चौक 36 ऐसे ही चलता चला जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर हम 0 लगाएंगे, 9 चौक 36 और फिर हमारा 4 आएगा, फिर हम 0, 9 चौक 36, ऐसे ही कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसे ही चलता जाएगा। अब हमारा जो दशमलव है, दशमलव इधर वाला पार्ट जो है ये हमारा बच्चों किलोमीटर होगा और जो दशमलव के पीछे के 3 वर्ड हैं ये हमारे मीटर होंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 4 किलोमीटर और 444 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। जो जो हमें इसमें ध्यान रखना था वो आपका किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलना था, समय का सूत्र लगाना था, उसके बाद हमारा आंसर मीटर में, लेकिन हमें ऑप्शन में जो है किलोमीटर मीटर में दिया था, तो फिर से हमें इसको किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू हमारे ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 45। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे बताइए कमेंट में कितने बच्चों ने इसको पहले सोल्व कर लिया। प्रश्न संख्या 45 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं का योग 180 है। यदि उन संख्याओं का मासा 12 है तो संख्याएं ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। ऐसी कितनी संख्याएं हो सकते हैं जिनको जोड़े तो 180 आए और में से उनका 12 आए, ऐसे कितने जोड़े हैं हमें ये बताना है। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मानना है कि माना संख्याएं हमारी 12x और 12y है। ठीक है बच्चों, जो भी हमारा मासा दिया जाता है इसी मासा को संख्या के साथ में हमें रखना है। अब प्रश्न के अनुसार दोनों संख्याओं का योग है 180, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, 12x प्लस 12y बराबर 180 रखेंगे, जो कि प्रश्न में दिया गया है। इन दोनों में से 12 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 180 होगा और x प्लस वाई बराबर 180 डिवाइड बाई 12। 12 से इसको भाग कर देंगे, 12 कम 12 बचे कितने 6, 12 पंजे 60। तो यहाँ पे बच्चों हमारा x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 15। ठीक है, अब हमें ऐसे जोड़े देखने हैं कि एक्स वाई जो है वो दोनों आपस में सहभाज्य संख्याएं हो। कैसी हो, को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या यानी कि कोई भी उनमें कॉमन ना हो, उनको जोड़ने पर 15 आए। तो ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं जिनको जोड़ने पर 15 आएंगे। चलिए देख लेते हैं। पहले हम 1 और 14 रख लेंगे। देखो इसमें 1 और 14 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो एक जोड़ा ही आ गया हमारे पास। दूसरा हमारा 2 और 13, 2 और 13 में भी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन हो, तो ये हमारा एक्स आ रहा है और ये हमारा वाई आ रहा है। 13 और 2 कितने होते हैं, 15 होते हैं। उसके बाद हम 3 और 12, तो अगर आप सोच रहे हो कि 3 और 12 भी 15 होते हैं तो हम वो यहाँ पे नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, देखो 3 और 12 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 3 और 12 में कॉमन है। 3 के पहाड़े में 3 तो आता ही और 3 के पहाड़े में 12 भी आता है, 3 से 12 भी कट जाता है। तो हमें कभी भी ऐसी संख्या नहीं रखनी जो के बीच में कोई भी कॉमन गुणनखंड आए। तो 3 और 12 को नहीं रखेंगे। उसके बाद हमारा 4 और 11 आएगा। फिर 5 और 10 नहीं रख सकते, क्योंकि वही बात हो जाएगी 5 और 10 में तो ये कॉमन ही आ गया। 5 के पहाड़े में 10 आता है तो ये नहीं चलेगा। ऐसी संख्या रखनी जिनके बीच में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं हो। तो उसके बाद हम 9 6 15 नहीं हो सकता है, और उसके बाद 6 के बाद 7 आएगा, और 7 और 8 15 ये चलेगा। 7 और 8 कितना हो गया आपका 15। उसके बाद 8 और 7 आपका आ जाएगा, ये भी 15 ही होता है। उसके बाद फिर 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 और 4 आपका 15 हो जाएगा। फिर सिंपली ये जैसे 2 और 13 था तो 13 और 2 हो जाएगा, और फिर आपका 14 और 1 हो जाएगा। तो इन सारे जोड़ों में देख लो आप, ये एक्स है ये वाई, इनको जोड़ोगे तो 15 ही आ रहा है। साथ ही साथ ये संख्या आपकी अभाज्य भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसी जो है 8 संख्या हमारे पास पॉसिबल है जिनका मासा 12 होगा और उनका योग 180 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको बच्चों मासा वही संख्या माननी है, मासा के साथ एक्स और वाई को मानना है हमेशा। और जो पर्सन में कहेगा योग या माइनस जो भी कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रख लेंगे। और फिर इनमें से हमें एक्स वाई के ऐसे पेयर देखने हैं जिनको जोड़ने पर 15 आ जाए, और साथ ही साथ वो आपस में संख्या को प्राइम हो, अभाज्य संख्या हो। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 10 और 5 रख लो, 10 और 5 में तो 5 के पहाड़े में 10 आ जाता है, तो ये इसमें नहीं चलेगा। या 3 और 9 रख लें, ये भी नहीं चलेगा। तो ये सारी संख्या आप देख सकते हो, ये ऐसी संख्या है जिनको जोड़ने पर तो 15 आ रहा है, लेकिन आपस में इन संख्या में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 46, ये भी इसी के जैसा है। देखते हैं कितने बच्चे इसको सोल्व कर सकते हैं।
दो संख्याओं का योगफल 165 है, यदि उनका मास 15 है, वैसी संख्याओं के युग्म कितने बनेंगे हमें ये बताना है। इसमें से कौन सा ऐसा युग्म है जिनको जोड़े 165 आ जाए और मास उनका 15 आ जाए। तो देखो सिंपल से, पहले तो मैं आपको नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ, ऑप्शन से देखकर हम कैसे पहचानेंगे। तो जाहिर सी बात है भाई, मासा अगर 15 है तो उस मासा का मतलब क्या होगा, इस मासा से ये दोनों संख्याएं कट जानी चाहिए। जैसे 30 और 135 है, 30 और 135 है, तो अगर हम काटे 15 से तो 15 से 30 भी कट रहा है और 15 से हमारा 135 भी कट रहा है। 15 में 135 होते हैं, 15 30, और अगर इनको प्लस कर रहे हैं तो प्लस करके भी 165 आ रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगर हम दूसरा देखें तो 15 के पाड़े में 40 भी नहीं आता, तो 15 से 40 नहीं कटता, तो ये इसका नहीं है। 15 से 65 भी नहीं कटता, ये भी नहीं है, और 15 से 80 भी नहीं कटता, यानी कि 15 से दोनों संख्या कटनी थी। एक तो कट रही है आपकी 90, लेकिन दूसरी नहीं कट रही है, तो इसलिए वाले ऑप्शन नहीं है। पहला तरीका तो आपका ये हो गया इसको सोल्व करने का। और दूसरा तरीका जो मैंने क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाले में कराया था आपको 45 में, वो होता है दूसरा तरीका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये तो आपको नॉर्मली पता चल गया होगा। हम इसके मास से इनको भाग करके देख लेंगे, जिससे दोनों संख्याएं कट रही हैं और दोनों को जोड़कर 165 आ रहा है, वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 देख लीजिए, ये भी अच्छा है। 8 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर भुजा वर्गाकार की कुल कितने टाइलों की आवश्यकता होगी, हमें ये बताना है। सो बच्चों, इस प्रश्न देखिए, 8 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमी भुजा वर्गाकार की कुल कितने टाइलों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, ये हमारे पास पूरा एक फर्श है, इस फर्श पे ये वाली टाइलें बिछानी है और ये कितनी टाइलें लगेंगी ये बताना है। तो इसको सोल्व करने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, सबसे पहले आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए। देखो, कमरे की लंबाई चौड़ाई मीटर में है और ये आपका डेसीमीटर में है, तो पहले इसकी जो भुजा हमारी टाइल की है इसको भी हम मीटर में ही बदलेंगे। कैसे बदलते हैं, ध्यान रखना, 1 डेसीमीटर में 10 डेसीमीटर में 1 मीटर होता है, तो जब भी आपका डेसीमीटर होगा उसको हम 10 से भाग करेंगे और वो हमारा मीटर में बदल जाएगा। तो 10 से भाग करेंगे तो भाग करने पर ये 0.4 मीटर आपकी इसकी भुजा हो जाएगी। अब पूछिए टाइलों की संख्या, कितनी टाइलें इसमें लगेंगी। तो जब भी हमारा किसी बड़े क्षेत्रफल में छोटे क्षेत्रफल को फिट करना और वो कितने होंगे, तो उनकी संख्या जो होती है बड़े वाले का क्षेत्रफल बटे छोटे वाले का क्षेत्रफल। तो टाइलों की संख्या बराबर जो हमारा फर्श है इसका क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल को भाग करेंगे टाइल के क्षेत्रफल से। अब फर्श का क्षेत्रफल कितना है, फर्श है हमारा आयताकार, तो लंबाई गुना चौड़ाई 8 गुना 6, और हमारा टाइल कैसी है, वर्गाकार, और उसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, यानी कि उसकी भुजा की आपस में 2 बार गुना करना। 0.4 गुना 0.4, यहाँ से दशमलव हटाया, यहाँ से दशमलव, 2 के बाद दशमलव था, तो ऊपर हमने 10 गुना 10 से मल्टीप्लाई कर दी। 1 10 हमने इस दशमलव के लिए, 1 10 इसके लिए। चलिए इसको हल करते हैं। 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 2 से हमारा 4 कटे 2 बार, 2 दूनी 4, और फिर इस 2 से इस 6 को काट दिया, 2 तिया 6, कितना हो गया 10.100 या 300। तो टोटल जो टाइलें हमारी लगेंगी उन टाइलों की संख्या होगी 300। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको क्या करना, फर्श का क्षेत्रफल उसको भाग करना टाइल के क्षेत्रफल से, लेकिन ध्यान रखना यूनिट हमारी सेम है। अगर ये मीटर में है तो ये भी आपका मीटर में होना चाहिए, या फिर अगर ये मीटर या सेंटीमीटर जिसमें भी, वो भी इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कि यूनिट हमें सेम रखनी है, उससे मतलब नहीं है कौन से को क्या। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 48 है आपका। देखिए बच्चे, अगला प्रश्न है आपका सरलीकरण से 0.5 इंटू 0.3 प्लस में 0.5 इंटू 0.2 अपॉन में 0.5 इंटू 0.9 है, इसको सोल्व करना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 0.5 है और यहाँ पर भी दोनों जगह सेम सेम है, तो हम 0.5 को कॉमन लेके बाहर, और अंदर हमारे पास बचेगा 0.3 प्लस 0.2 अपॉन में 0.5 इंटू 0.9। देखो हमने कॉमन लिया मल्टीप्लाई में, तो इस पूरे से ये कैंसिल हो गया हमारा। इधर कितना बचा, 3 2 5, तो 0.5 अपॉन 0.9, पॉइंट से पॉइंट हमारा हट गया। कितना बचा हमारे पास, ये 5/9। जब भी हम किसी संख्या को 9 से भाग करते हैं, जैसे 5/9 हुआ, और ऊपर की संख्या हमारी कैसी है, प्राइम संख्या 5 हुआ, 1/9 हुआ, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, 0 दशमलव लगा के 5 और उसके ऊपर बार लगा देते हैं जब ये 9 से भाग होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 0.5। हमने बार लगाया क्यों, चलिए ये भी मैं आपको बता दूं। अगर मैं यहाँ पे मेरा 5/9 आया, तो अगर मैं 5 को 9 से भाग करता हूँ तो दशमलव लगाया, 0, 9 पंजे कितना 45 हुआ, फिर 10 में से 5 गया 5, फिर 0, 9 पंजे कितना हुआ 45 हुआ। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि इसका मतलब ये जो 5 है बार बार रिपीट होकर आता रहेगा। तो इसलिए मैं इसको 0.5 लिखकर उसके बार लिख दूंगा, बार का मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 49। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 0,3478 से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। कुछ अंक दिए गए हैं, इनसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ और फिर उनका अंतर यानी कि आपस में माइनस करो। तो जब संख्या में सबसे बड़ी बनानी हो दिए गए अंकों को, तो अंकों को हम घटते हुए क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले हमें सबसे बड़े वाला अंक लिखना होता है 8, फिर हमें उससे छोटा 7, फिर 4, फिर 3, फिर 0, तो ये सबसे बड़ी संख्या बनेगी। और जब हमें छोटी संख्या लिखनी होती है तो छोटी संख्या के लिए हम क्या करते हैं, अंकों को छोटे से बड़े में लिखते हैं। लेकिन अगर हमारा 0 होता है तो उसको कभी भी हम शुरू में नहीं लिखते, इसको हम ऐसे लिखेंगे 30478। ठीक है, अब इन इनको से बनने वाली ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या, इनका अंतर पूछा है तो इनको माइनस करेंगे। और ये भी बताऊंगा 0 हमने सेकंड नंबर पे क्यों लिया। 10 में से 8 गया आपका 2, 12 में से 7 गए 5, और इधर आपका 13 में से 4 गए 9, 6 और 8 में से 3 गए 5, तो 56,952 ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने कहा छोटी से बड़ी लिखी है तो सबसे छोटी तो 0 है, तो अगर मैं संख्या को ऐसे लिखूँ 0, 3, 4, 7, 8, तो बच्चों ये संख्या जो है इन सब अंकों से मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अगर 0 हमारा सबसे इधर होता है तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, तो ये संख्या केवल 3478 ही मानी जाएगी, जो कि हमारा गलत होगा, क्योंकि अब इस संख्या में इस अंक को नहीं माना जाएगा। इसलिए हम हमेशा जब भी छोटी संख्या लिखते हैं 0 होता है तो 0 को हमेशा दूसरे नंबर पे लिखते हैं, और अगर अंक है तो उनको बढ़ते हुए क्रम में लिख दो, वही हमारा आंसर हो जाता है।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। अगला प्रश्न है 3 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घनों को सिरे से सिरे तक जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का आयतन कितना होगा ये हमें बताना है। देखो हमारे पास दो घन हैं, एक घन हमारे पास ये है मान लो, और इसका मैं घन बना लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है। एक घन हमारे पास ये है और दूसरा घन हमारे पास ये है। इन दोनों घन की हमें पास भुजा दी गई है, इसकी भी भुजा और इसकी भुजा, और दोनों की समान भुजा है 3 सेंटीमीटर। तो जब बच्चों दो घनों को हम आपस में जोड़ते हैं तो वो एक घनाभ बन जाता है, क्योंकि जब हम किनारे से किनारे को जोड़ेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है और चौड़ाई ऊंचाई सेम ही रहती है। तो अगर हम लंबाई की बात करें तो इस घन की जो थी 3 थी इसकी लंबाई, और इसकी लंबाई भी 3 थी, तो टोटल लंबाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, और चौड़ाई हमारी सेम रहती है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को किनारे से किनारे जोड़ते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपके दो घन है समझाने के लिए, तो अगर मैं इसको किनारे से किनारे जोड़ता हूँ तो देखिए इसकी सिर्फ लंबाई बढ़ेगी ऐसे करके, ऊंचाई और चौड़ाई पर कोई फर्क इसका पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारी चौड़ाई होगी वो सेम ही रहेगी और ऊंचाई भी हमारी सेम ही रहेगी सेंटीमीटर। बस ध्यान रखना बच्चों, जितने भी घन है, अगर दो घन को हम जोड़ा तो इसकी लंबाई डबल हो जाएगी, 3 घन को जोड़ेंगे तो लंबाई में 3 से गुणा करेंगे, 3 टाइम हो जाएगी, 4 होंगे तो 4 टाइम। अब इसका पूछा है कि आयतन क्या होगा, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई है 6, चौड़ाई है 3, ऊंचाई है 3, 3 3 9 6 54, तो ये आपका 54 सेंटीमीटर क्यूब, 54 सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 51। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 300 रुपये होगा। किस धन का, यानी कि हमसे बच्चों मूलधन पूछा है, हमारा मूलधन क्या होगा, जिसकी ब्याज दर रेट दे रखा है 10% वार्षिक और ब्याज दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपये। तो आपको पता बच्चों अगर हमें मूलधन निकालना हो तो मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटे में दर गुणा समय, और समय कितना देखा 3 वर्ष। तो मूलधन हमारा ब्याज हो गया 300 गुणा में 100 और बटे में दर हमारी हो गई 10% और समय हो गया 3 वर्ष। चलिए हल कर देते हैं इसको, 3 से कटेगा ये 3 × 3 100 बार और 10.100, तो 100.1000, तो टोटल जो धन है वो हमारा 1000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। तो ये